हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लाल किले के करीब ताकतवर कार धमाका, 13 अफराद हलाक। दिल्ली के तारीखी लाल किले के करीब पीर की शाम मुसाफिरों के साथ चलने वाली एक कार के जरिए ताकतवर धमाके में 13 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। ये धमाका रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के करीब शाम 6:52 पर एक होंडा i20 कार में हुआ। इसके बाद मसरूफ इलाके में हर तरफ नाशिया और कारों का मलबा फैल गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने सहाफियों को बताया कि ये धमाका रेड फोर्ट ट्रैफिक सिग्नल पर आहिस्ता चलने वाली एक गाड़ी में हुआ। धमाके से आसपास की कारों को भी नुकसान पहुंचा। जिस होंडा i20 कार में धमाका हुआ वो नदीम नामी एक शख्स के नाम पर है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का है। हिंदुस्तान की सबसे अहम इंसदाद दहशतगर्दी तहकीकाती एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG तहकीकात में शामिल हो गए हैं। धमाके के बाद कई रियासतों और शहरों बशमूल मुंबई, कोलकाता, जयपुर, हरियाणा, पंजाब, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार में चौकसी बढ़ा दी गई है, जहां मंगल को दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग होने वाली है। केरला में ओहदेदारों ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो पूरी रियासत में सिक्योरिटी सख्त कर दें। धमाके के बाद के दिलखराश मनाजिर की वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं, जिनमें इंसानी जिस्म के आज़ा बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। लाल किले धमाके से दिल्ली में क़यामत सुग़रा, नाशे बिखर गई, आग के शोलों से आसमान सुर्ख। ऐनी शाहिदीन का बयान। दिल्ली के लाल किले के करीब कार बम धमाके के बाद जाए हादसे पर क़यामत खेज़ मनाजिर देखने को मिले। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कई अफराद के जिस्म के टुकड़े सड़क और गाड़ियों पर बिखर गए। चारों तरफ चीखो पुकार मच गई और कुछ ही लम्हों में इलाका आग और धुएं से भर गया। PTI से गुफ्तगू करते हुए एक ऐनी शाहिद अमित मुदुगल ने बताया, मैं एक शख्स से बात कर रहा था कि अचानक एक इंसानी हाथ मेरे पीछे आकर गिरा। वो मंजर नाकाबिल यकीन था। चंद सेकंड में हर तरफ आग के शोले और घना धुआं फैल गया। लोग जान बचाने के लिए दीवानावार भागने लगे। अमित मुदगल के मुताबिक इसने जख्मियों को एम्बुलेंसों तक पहुंचाने में मदद की। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि मेरी ऑटो के आगे एक कार रुकी थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। इस वाक़े में इसके सर पर भी चोट आई। खरीब के दुकानदारों ने बताया कि धमाके की शिद्दत से इनकी दुकानें लरज उठी, शीशे टूट गए और कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। एक दुकानदार ने कहा कि ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत हिल गई हो। जामे मस्जिद के करीब पानपुरी का स्टॉल लगाने वाले मनोज ने बताया कि 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे धमाका मेरे सीने में हुआ हो। एक और आईनी शाहिद इरफान ने बताया कि इसने जाए हादसे पर कटे हुए हाथ और उंगलियां देखी। वो मंजर खौफनाक था, जैसे किसी जंग का मैदान हो। इत्तलात के मुताबिक धमाके के वक्त कई टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर भी वहां फंस गए। सोशल मीडिया पर वाक़े की वीडियोस और तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर लोग दहल उठे हैं। दिल्ली धमाका, 13 अफराद हलाक और 17 जख्मी। दिल्ली धमाके के बाद कई रियासतों में हाई अलर्ट। अमित शाह ने धमाके की जगह का किया दौरा। दिल्ली धमाके की तहकीकात में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। लाल किले के करीब i20 कार के साबिक मालिक की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने गाड़ी के साबिक मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है। पूछगुछ के दौरान इसने इंकशाफ किया है कि इसने गाड़ी फरोख्त की थी। पुलिस अब RTO के साथ मिलकर कार के असल मालिक की शिनाख्त कर रही है, जिसका नंबर HR 267674 है। गुरुग्राम की है। पूछगुछ के दौरान सलमान ने इंकशाफ किया है कि इसने कार 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची थी। सलमान ने कार के फरोख्त से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात गुरुग्राम पुलिस को जमा कराए हैं। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि देवेंद्र ने हरियाणा के अंबाला में किसी को कार बेची थी। अंबाला पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस तमाम मालूमात जांच एजेंसी के साथ शेयर कर रही है। वाक़े के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने धमाके की जगह का दौरा किया। उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए पहले ही LNG अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी अस्पताल का दौरा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वाक़े के हर ज़ाविये से जांच की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मंगल 11 नवंबर की सुबह वज़ारत दाखिला के सीनियर हुक्काम के साथ मीटिंग करेंगे। दिल्ली धमाके के बाद हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में हाई अलर्ट। दिल्ली के लाल किले के करीब होने वाले धमाके ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब एक कार में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। लाल किले के तरफ के इलाकों में खौफ व हिरास का माहौल फैल गया है। इस वाक़े के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। NIA की टीमें भी तहकीकात के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी वज़ारत दाखिला ने दिल्ली समेत कई शहरों को चौकस रहने की हिदायत दी है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों में भी हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। ताज़ा हालात के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस और आला हुक्काम भी मुतहर्रिक हो गए हैं और सख्त तनक़ीद की जा रही है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने बताया कि दिल्ली धमाकों के पेश नज़र शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। लाल किला धमाका, बैरिस्टर ओवैसी का इजहार अफसोस, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के लाल किले के करीब हुए धमाके पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लाल किला धमाके की खबर से इंतहाई मगमूम हो, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और जाँबाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ करता हूँ। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े की मुकम्मल और फौरी तहकीकात की जाए और इस काबिल मज़म्मत अमल में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए।
जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब का हुआ आगाज। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग मंगल की सुबह बिल्कुल 7 बजे पुरअमन अंदाज में शुरू हुई। इससे पहले इंतखाबी अमले ने तमाम सियासी जमातों के एजेंट्स की मौजूदगी में पोलिंग मराकज़ पर मॉक पोलिंग का इनेकाद किया। बाद अज़ां EVM मशीनों और वीवीपैट आलात को सील करके बाकायदा वोटिंग अमल शुरू किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस ज़िमनी इंतखाब में कुल 4,01,365 वोटर्स अपने हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकते हैं। BRS उम्मीदवार सुनीता ने अपने वोट के हक़ से इस्तेफादा किया। हल्के में 58 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के नवीन यादव, BRS की सुनीता और BJP के दीपक रेड्डी के दरमियान सहरुखी मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस और BRS के दरमियान है। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के अखिलती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के वजीर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट BR अम्बेडकर भवन में साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रियासत के अखिलती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के वजीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस मौके पर उन्होंने दुआया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा संभाला। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तक़रीब में अजहरुद्दीन के घर वाले, हामियों और कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने शिरकत की। अजहरुद्दीन ने इस मौके पर कहा कि अखिलतों की फलाह और तरक्की के लिए काम करना इनकी अव्वलीन तरजीह है और वो रियासत के तमाम तबक़ात की हमागीर तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन को रियासती काबीना में शामिल होने वाले वाहिद मुस्लिम वजीर होने का एजाज़ हासिल हुआ है। ग्रुप 3 की जायदादों पर तकर्रुरात सर्टिफिकेट्स की जांच। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 के 1365 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में हाल ही में जारी करदा जनरल रैंकिंग के बाद अब सर्टिफिकेट्स की जांच का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। ये जांच का अमल आज से 26 नवंबर तक जारी रहेगा और इसे नामपल्ली में वाक़े सोरूरम प्रताप रेड्डी यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िद किया जाएगा। हर रोज़ ये अमल सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। कमीशन ने बताया कि सर्टिफिकेट्स की जाँच के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त www.tgpsc.gov.in वेबसाइट पर दस्तियाब है, जहां हॉल टिकट नंबर्स दर्ज किए गए हैं। उम्मीदवारों को इन्हीं नंबर्स की बुनियाद पर वेरिफिकेशन के लिए हाजिर होना होगा। कमीशन की सेक्रेटरी प्रियंका ने हिदायत दी है कि उम्मीदवार वेरिफिकेशन के वक्त सिर्फ असल सर्टिफिकेट्स अपने साथ लाएं, फोटो कॉपीज या नकुल काबिल कबूल नहीं होंगी। खुसूसी लोक अदालत को कामयाब बनाएं, जस्टिस के लक्ष्मण की अपील। हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के सदर नशीन मिस्टर जस्टिस के लक्ष्मण ने कहा है कि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अपीरेश कुमार सिंह की हिदायत के मुताबिक 15 नवंबर को मुनक्किद होने वाली खुसूसी लोक अदालत को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों, संगारेनी कैलरीज कंपनी लिमिटेड और महकमे RTC के अहदेदारों से इस जिम्मन में ताउन की अपील की। मिस्टर जस्टिस लक्ष्मण ने बताया कि RTC और इंश्योरेंस से मुतल्लिक तकरीबन 9000 मुकदमात हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि संगारेनी और महकमे RTC से मुतल्लिक सर्विस और नॉन सर्विस मुकदमात की तादाद 4458 है। इन मुकदमात के हल के लिए मौसर कोशिशें करने की जरूरत है। मिड डे मील मेनू से अंडे गायब। हैदराबाद में गवर्नमेंट स्कूल तलबा के लिए मिड डे मील मेनू से ज़्यादा 1 महीने से अंडे गायब हो गए हैं, क्योंकि अंडों की कीमत में इजाफा हुआ है और सप्लाइंग एजेंसी के लिए अंडों की कीमत में इजाफा और बकायाजात की अदब अदायगी की वजह से जो करोड़ों रुपए किए हो गए हैं, मुश्किलात का सामना है। अहदेदारों और ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत सप्लायर्स को फी अंडा 2.5 रुपये अदा करती है, जबकि मार्केट में इसकी कीमत 6 रुपये फी अंडा हो गई है। चुनाचे इस नुकसान को बर्दाश्त ना कर पाते हुए एजेंसी ने जो बरसों से कीमत पर नजरसानी करने की दरख्वास्त कर रही है, दशहरे की छुट्टियों के बाद अक्टूबर के वक्त से अंडों की सरबराही को रोक दिया है। रियासती हुकूमत अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए मिड डे मील एजेंसी को तकरीबन 4 करोड़ रुपये अदा करना बाकी है। इसके अलावा साबिक BRS हुकूमत की जानिब से साल 2023 में शुरू की गई नाश्ता स्कीम के तहत 13 करोड़ रुपये ज़ेर इल्तिवा है। गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स में खाना मना ट्रस्ट की जानिब से फराहम किया जाता है, जो रियासती हुकूमत के साथ शिराकत में काम करने वाला एक NGO है। टीचर्स ने कहा है कि अंडों की सप्लाई ना होने से तलबा अहम तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा से महरूम हो गए हैं। इसके शेड्यूल के मुताबिक इन स्कूल्स में तलबा को पीर, चाहरशंबा और हफ्ते को दोपहर के खाने में अंडे दिए जाते हैं और दूसरे दिनों में अंडों की जगह केले यानी मौज दिए जाते हैं। तमाम हालिया हफ्तों में इनमें से कुछ भी नहीं दिया गया। करीमनगर में समेत ग़िज़ा 35 तालिबात अलील। करीमनगर के जमीगुंडा में मुश्तबा समेत ग़िज़ा की वजह से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की तकरीबन 35 तालिबात अलील हो गई। इन तालिबात ने स्कूल में दोपहर के खाने के प्रोग्राम के तहत फराहम करदा लंच के बाद उल्टियों और सेहत के दिगर मसाइल की शिकायत की, जिसके बाद स्टाफ ने इन्हें फौरी तौर पर मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया, जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। लड़कियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कलेक्टर पमिला सतपति से फ़ोन पर बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में खौफनाक हादसा टल गया। चलती बस में अचानक आग, 43 मुसाफिर मौत के मुंह से बाल बाल बचे। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के चटियाल मंडल के पट्टमपल्ली के करीब नेशनल हाईवे नंबर 65 पर रात गए एक प्राइवेट विहारी ट्रैवल्स बस में अचानक आग भड़क उठी। लम्हों में शोलों ने पूरी बस को लपेट में ले लिया, मगर मुसाफिरों ने बर वक्त खतरा भांप कर बस से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना खौफनाक सानहा पेश आ सकता था।
ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी और नागालैंड रजिस्ट्रेशन की थी। हैरानकुन तौर पर बताया जा रहा है कि इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद मिनटों में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। हज़रत आगा शाह मोहम्मद क़ासिम साहब क़िबला अबुल उलाई का इंतकाल। नमाज जनाजा तदफीन में उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, मुरीदीन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक। यह खबर इंतहाई रंजो मलाल के साथ दी जा रही है कि सिलसिला अबुल उलाई की मुमताज़ और मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत आगा शाह मोहम्मद क़ासिम साहब क़िबला अबुल उलाई सज्जादा नशीन और मुतवल्लिद दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल उलाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह और जानशीन हज़रत आगा दाऊद साहब सानी क़िबला अबुल उलाई का मुख्तसर अलालत के बाद कल दोपहर इंतकाल हो गया। आपकी उम्र 53 साल की थी। डॉक्टरों ने आखिरी वक्त तक आपकी ज़िंदगी को बचाने की मुमकिन कोशिश की, लेकिन कल दोपहर आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। पसमानदगान में फर्जंद नामजद जानशीन हज़रत शाह मोहम्मद हसन मियाँ साहब अबुल उलाई के अलावा वालदा मोहतरमा, हमशीरा और अहलिया शामिल हैं। इंतकाल की खबर आम होते ही उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन, मुरीदीन, मुअत्तक़दीन की बड़ी तादाद ने हज़रत क़िबला की ख़यामगाह वाक़ अंदरून दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल उलाई आगापुरा पहुँचकर आखिरी दीदार किया और नामजद जानशीन से इज़हार ताज़ियत किया। नमाज जनाजा पीर 10 नवंबर को बाद नमाज इशा 10 बजे रात मस्जिद दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब अमीर जामी निज़ामिया ने पढ़ाई और तदफीन इहाते दरगाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन, मुरीदीन, अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। मरहूम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी और जनाब बुरहानुद्दीन ओवैसी एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद के हक़ीक़ी मामूज़ात भाई थे। धर्मेंद्र जिंदा हैं। बेटी ईशा देओल ने बाप की मौत की अफवाहें मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज से बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र की मौत की खबरें गर्दिश कर रही थी। तहम अदाकार की बेटी ईशा देओल ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। ईशा देओल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे वालिद का सेहतयाबी का अमल जारी है और वो बिल्कुल ठीक है। मीडिया ओवरड्राइव में मुलव्विस होकर गलत खबरें फैला रहा है। हमारे वालिद की सेहत मुस्तहकम है और वो फिलहाल सेहतयाबी के मराहिल से गुजर रहे हैं। जो लोग मेरे वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, इन सबका शुक्रिया। धर्मेंद्र जो कि 89 साल के हैं, कुछ दिनों से सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं और 3 दिन पहले इन्हें मुंबई के कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इनके अस्पताल में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में इनकी हालत के बारे में कई अफवाहें सामने आई, जिनमें यह दावा भी शामिल था कि वो वेंटिलेटर पर हैं। गुज़िश्ता रोज सुबह कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि धर्मेंद्र की सेहत खराब होने के बाद वो चल बसे हैं, लेकिन इनकी बेटी की ताज़ा पोस्ट ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की है। अभी तक धर्मेंद्र की सेहत की असल सूरत हाल को लेकर मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के दूसरे मरहले की पोलिंग शुरू। आज होगा उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग आज हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले में 20 अजला की 122 असेंबली सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोनों मरहलों को मिलाकर कुल 243 सीटों के नतीजे 14 नवंबर को ऐलान किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की तमाम तैयारियां रात देर गए तक मुकम्मल कर ली थी। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी। इस मरहले में रियासत के 18 अजला की 121 असेंबली सीटों पर वोट डाले गए थे। एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल जेल। आसाम में कसरत अज़दवाज कानून को मंजूरी। आसाम हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर कसरत अज़दवाज यानी पोलिगामी को गैर कानूनी करार देते हुए एक अहम कानून की मंजूरी दी है। नए कानून के तहत अब कोई भी शख्स एक ही वक्त में एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेगा। रियासती काबीना ने ऐलान किया है कि आसाम पोलिगामी प्रिवेंशन बिल 2025 को 25 नवंबर को असेंबली में पेश किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स पहली शादी के खात्मा या कानूनी तलाक के बगैर दूसरी शादी करता है तो इसे 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। पुलिस को यह भी इख्तियार दिया गया है कि वो बगैर वारंट के ऐसे अफराद को गिरफ्तार कर सके। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस कानून का इतलाक़ रियासत के कबायली बरादरियों और शेड्यूल 6 इलाकों पर नहीं होगा, ताकि वहाँ के रिवायती समाजी ढांचे को मुतासर न किया जाए। इसी तरह मुस्लिम अक़लियत के वो निकाह जो साल 2005 से पहले अंजाम पाए इस कानून से मुस्तस्ना रहेंगे। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह कानून ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, सफ़ी मसावत के फ़रोग़ और ख़वातीन की खुद मुख्तारी की सिमत में एक तारीख़ी कदम है। हुकूमत उन ख़वातीन के लिए एक ख़ुसूसी इमदादी फ़ंड भी कायम कर रही है जो कसरत अज़दवाज निज़ाम से मुतासिर हुई हैं। दिल्ली धमाके के बाद पीएम मोदी और खड़गे राहुल का इजहार ताज़ियत। अमित शाह ने हर जाविये से तहक़ीक़ात का दिया भरोसा। राजधानी दिल्ली में लाल किले के करीब 10 नवंबर की शाम पेश आए कार धमाके ने सिक्योरिटी एजेंसियों में खलबली पैदा कर दी है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि धमाका किस दहशतगर्दाना सरगर्मी का नतीजा था या फिर कार की किसी खराबी का नतीजा। इस धमाके के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत मुल्क की कुछ रियासतों में अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। धमाके के बाद 1 दर्जन से ज्यादा हलाकतों पर सियासी लीडरान की ताज़ियतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने धमाके के बाद सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में लिखा है कि आज शाम दिल्ली में होने वाले धमाके में जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है उनसे ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वो मज़ीद लिखते हैं कि मुतासरीन को हुक्काम की जानिब से मदद फराहम की जा रही है। मैंने वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर हुक्काम से सूरत हाल की जानकारी ली है। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में हज़ब इख्तिलाफ के क़ायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में हुए इस धमाके पर अपनी ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब कार में धमाके की खबर सुनकर बेहद अफसोस हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। इस गम की घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं सोगवार खानदानों के साथ हैं और हम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि हुकूमत को चाहिए कि एक इंतहाई सिक्योरिटी वाले और उमूमन भीड़ वाले इलाके में हुए इस धमाके की फौरी और जामे तहक़ीक़ात करे ताकि इस गफलत और वाक़े के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जा सके। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के क़ायद और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी इस वाक़े पर अपनी फिक्रमंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके की खबर बेहद दर्दनाक है और फिक्र अंगेज है। इस गमनाक हादसे में कई बेकसूरों की मौत से मुताल्लिक़ खबरें इंतहाई अफसोसनाक है। अपने एक्स हैंडल पर जारी किए गए बयान में वो मज़ीद लिखते हैं कि इस तकलीफ की घड़ी में गमज़दा कुंबों के साथ खड़ा हूँ और उनको अपनी गहरी ताज़ियत जाहिर करता हूँ। सभी जख्मियों की जल्द जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद करता हूँ। इस दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने धमाके वाक़े के हर ज़ाविये से तहक़ीक़ात का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि हादसे की पूरी जाँच की जा रही है और सभी पहलुओं पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम तालीमी इदारों में वंदे मातरम का गाना लाजमी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ऐलान। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पीर के रोज़ ऐलान किया है कि रियासत के तमाम तालीमी इदारों में कौमी गीत वंदे मातरम का गाना लाजमी करार दिया जाएगा। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब कौमी गीत के एक हिस्से को लेकर सियासी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि 1937 में वंदे मातरम के अहम बंद निकाल दिए गए थे, जिससे तकसीम की बुनियाद पड़ी। गोरखपुर में एकता यात्रा यानी इत्तेहाद मार्च से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कदम शहरियों में भारत माता और मादर वतन के लिए अक़ीदत और फ़ख्र के जज्बात को मज़ीद मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कौमी गीत है, इसके लिए हर शहरी के दिल में एहतराम होना चाहिए। हम इसे उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों में लाजमी बनाएंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। पार्टी का कहना है कि वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम है कि 1937 में कौमी गीत के अहम हिस्से हज़फ किए गए थे, हक़ाइक़ के मनाफी है और मुल्क में तकसीम जैसी ज़हनियत को हवा देता है। मोदी ने कहा था कि इसी तरह की तकसीमी सोच आज भी मुल्क के लिए चैलेंज बनी हुई है। गजा में सर्दी के मौसम में शदीद इंसानी बहरान का अंदेशा। गजा के मरकज़ बराए इंसानी हुकूक़ ने पीर को एक हंगामी अपील जारी की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि गजा की पट्टी में मुक़ीम लाखों बेघर फ़लस्तीनियों के लिए फ़ौरी तौर पर पनाह, कंबल और गर्म लिबास मुहैया किया जाए, जो फ़रसुदा खैमों में कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मरकज़ ने अपने बयान में कहा है कि तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनी शहरी इस वक्त गजा में एक बदतरीन इंसानी अलमिया से दो चार हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। सर्दी के करीब आते ही मौसम में ना महफूज पनाहगाहें हैं, ना मुनासिब खैमे, ना ही गर्म लिबास और ना कंबल दस्तियाब है। मरकज़ के मुताबिक 10 हज़ार ख़ानदान अब भी ऐसे खैमों में रहने पर मजबूर हैं, जो ना सर्द रातों की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बारिश से कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। ख़ाबिस इसराइल के ज़ालिमाना मुहासरे, सरहदी गुज़रगाहों की बंदिश और इमदादी सामान के दाखिले पर पाबंदी ने इनकी ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन कर दिया है। हालांकि जंगबंदी को 1 महीना गुजर चुका है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।